नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं बिहार शिक्षक भर्ती का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। और जो भी मेरे नए दोस्त इसमें शामिल हो रहे हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न हमारा, सिंध विजय किसने की? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम, जलालुद्दीन अकबर, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल मोहम्मद बिन कासिम ने किया। अब इसकी बात बताएं तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की और भारत में अरबों की पहली विजय थी यह। मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर आक्रमण किया था तब वहाँ का जो शासक था राजा दाहिर था, ठीक। और उसको पराजित किया इसने। अरबों ने यह आक्रमण जो किया था यह देवल के बंदरगाह से किया था। देवल नाम का एक बंदरगाह था, वहाँ से इसने आक्रमण किया था। अगला प्रश्न हमारा है, वर्षों पहले हमने भविष्य को प्रतिज्ञा दी थी, किसके भाषण का अंश है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद या वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल जवाहरलाल नेहरू इसका। और वर्षों पहले हमने भविष्य को प्रतिज्ञा दी थी और अब वक्त आ गया है, जवाहरलाल नेहरू के भाषण का अंश है यह। अगला प्रश्न हमारा, दीकू किसे कहा जाता है? दीकू अंग्रेज, महाजन, गैर आदिवासी, आदिवासी। तो दीकू जो थे फिलहाल ये गैर आदिवासी थे। गैर आदिवासी सेठ एवं महाजन जो अधिक ब्याज पर ऋण देते थे और उनका शोषण करते थे, ये व्यापारी और बिचौलिए का कार्य करते थे, ठीक। होते नहीं बीच में बिचौलिए वाले कि चलो हम उनसे तुमको पैसा दिला देंगे, तो बीच में वो आधा अधूरा खा लेते हैं, आधा देते हैं, ठीक। अगला प्रश्न हमारा है, मेहरौली के लौह स्तंभ से किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त प्रथम? तो मेहरौली के जो लौह स्तंभ इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें चंद्र नामक राजा का उल्लेख है। पुरातत्वविदों ने इसका चंद्र समीकरण चंद्रगुप्त द्वितीय से स्थापित किया है। यह लौह स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित है। इस स्तंभ में आज भी जंग नहीं लगा है, जो तत्कालीन प्रौद्योगिकी कुशलता का परिचायक है, ठीक। जो लौह स्तंभ बना है इसमें आज तक जंग नहीं लगा, इतना अच्छा इसमें वो लगा है धातु। सम्राट अशोक कहाँ का शासक था? काशी का, मगध का, वैशाली या कलिंग का? तो सम्राट अशोक जो है वो मगध का शासक था, ठीक। कलिंग तो युद्ध लड़ा था इसने 261 ईसा पूर्व में, ठीक। अगला प्रश्न हमारा है, सबसे पहले किस जानवर को आदमी ने पालतू बनाया था? पालतू क्या था? सबसे पहले कुत्ता था, ठीक। पालतू बनाया था कुत्ता को। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रश्न दिया हुआ है, मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब इसमें सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर जो है दोनों होगा, ए और बी दोनों सही इसमें। अगला प्रश्न हमारा है, बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारी अंगद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1539 में मृत्यु के पूर्व बाबा ने एक अनुयायी लहाना को अपना उत्तराधिकारी चुना, जिसे गुरु अंगद के नाम से जाना जाता है, सही है ना। अगला दिया हुआ है, गुरु अंगद नाम का महत्व तो यह था कि ये बाबा के ही अंग माने गए हैं। इन्होंने बाबा की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियाँ भी जोड़ दी। अगला दिया हुआ है, यह संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया है। नीचे दिए कूट में सही का चयन करें इसमें, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल इसका सी ऑप्शन होगा, उपरोक्त में से सभी कथन इसके सही हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित सूची का मिलान करना, ठीक। 1 मिनट करते हैं इसको हम सूची मिलान। अहोमों द्वारा चुटिया राज्य का विलय। तो अहोमों द्वारा चुटिया राज्य का विलय जो हुआ था 1523 में हुआ था। मीर जुमला का अहोमों पर हमला जो हुआ था वो 1662 में हुआ था। अहोमों द्वारा कोच हाजो राज्य का विलय जो हुआ है वो 1528 में हुआ है। और इसका जो राइट आंसर है 1565, ठीक। तो इसका राइट आंसर है 3412 यानी कि 3412।
34/12 पहले ऑप्शन में। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है मध्यकाल में हुंडी थी एक प्रकार का कर शिल्पकारी की एक विधा, एक दस्तावेज, मुगलकालीन मुद्रा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा एक दस्तावेज था यह। हुंडी एक ऐसा दस्तावेज में एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज कर रहती थी। हुंडी को कहीं अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती थी। अगला प्रश्न हमारा नूरजहां के फरमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चौकोर मोहर बताती है उदांत और महान महारानी नूरजहां पादशाह बेगम का आदेश। अगला है गोल मोहर के अनुसार शाहजहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। ठीक, तो इसमें आपको बताना है, सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर आपका होगा इसमें सी ऑप्शन होगा, 1 और 2 दोनों इसके सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न हमारा है, इसमें मिलान करना है आपको। शाला भोग का संबंध किससे है? तो शाला भोग जो था किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि दी जाती थी, इसका होगा ये। और पल्ली चंदन जो था वो था जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि। तो जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि है। अब ब्रह्मदेव क्या था? ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। और वेल्लन गाई ये गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि थी। तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल 3, 4, 2, 1 यानी कि 34-21 है। 34-21 होगा लास्ट में डी ऑप्शन। अगला प्रश्न हमारा है नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। इधर आता है। अगला प्रश्न है कवि अमीर खुसरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनके अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। इनके अनुसार संस्कृत भी विशेष क्षेत्र की भाषा है। तो इसका राइट आंसर होगा 13 का ए ऑप्शन होगा, इसमें केवल एक ही सही है ना। अगला प्रश्न हमारा है हर्षवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेश्वर के राजा बने। हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर बंगाल पर आक्रमण किया। मगध और बंगाल को जीतकर इन्हें पूर्व में जितनी सफलता प्राप्त हुई अन्य जगहों पर नहीं हुई। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल डी ऑप्शन होगा, सभी कथन इसके सही हैं। अगला प्रश्न हमारा है अशोक के धम्म के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसके अनुसार किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी। अशोक ने धम्म के प्रचार प्रसार में धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी। और अगला दिया हुआ इसको प्रसारित करने के लिए अशोक ने म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया तथा थाईलैंड में अपने दूत भेजे थे। तो ये बात तो सही है, फिलहाल दूत तो इन्होंने भेजा ही था। इसका राइट आंसर होगा फिलहाल बी ऑप्शन, केवल 1 और 2 सही है। इसको प्रसारित करने का अशोक ने म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया। फिलहाल इसने अशोक ने धम्म विचार प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में दूत भेजे थे। और म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया तथा थाईलैंड में नहीं भेजे थे। ठीक, यहाँ नहीं भेजा इसने। अगला प्रश्न हमारा है महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? लगभग 2000 वर्ष पूर्व कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अगला दिया हुआ इस समय सुरक्षा की दृष्टि से किलों का निर्माण किया गया था। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। इस समय राजा सेना रखने लगे थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो फिलहाल होगा ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हड़प्पा सभ्यता के नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, भारत के हरियाणा, पंजाब, गुजरात इत्यादि प्रांतों से प्राप्त होते हैं। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग से चित्रकारी की जाती थी। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल 17 का ए ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न हमारा है 17 के बाद 18 नंबर। ये ऑप्शन, इसमें केवल एक। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है नवपाषाणिक स्थल दाओजली हेडिंग स्थित कहाँ है?
सिंधु घाटी में, नर्मदा घाटी में, ब्रह्मपुत्र घाटी में, गोदावरी में। तो ये फिलहाल ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित है। अगला है, भारत में शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष किस युग से प्राप्त हुए हैं? तो शुतुरमुर्गी के अंडे के अवशेष जो है पूरा पाषाण युग से प्राप्त हुए थे। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लगभग 3000 वर्ष पूर्व यूनानियों एवं ईरानियों ने सिंधु को इंडोस अथवा हिंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अगला है, भारत नाम का प्रयोग सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम में स्थित भूमि प्रदेश के लिए किया गया। उपरोक्त में से सही कथन का चयन करें। तो सही कथन इसका फिलहाल होगा डी ऑप्शन, ना तो ए है ना तो डी है। अब इसके बारे में हम आपको बता दें डिटेल में। तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व, 3000 नहीं 2500 ईसा पूर्व की बात है, उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, न कि भूमि प्रदेश के लिए। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, अतः प्रश्नगत दोनों कथन इसके गलत हैं। अगला प्रश्न हमारा है, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? तो साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था वो फिलहाल 1927 में हुआ था। ठीक, इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग को भारत के भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग में कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ। सभी राजनीतिक संगठनों ने इस आयोग के बहिष्कार के लिए फैसला किया और 3 फरवरी 1928 को साइमन भारत पहुंचा। प्रदर्शनकारियों ने साइमन गो बैक नारों का प्रयोग किया। इसी में लाला लाजपत राय को लाठी लग गई थी और उनकी मृत्यु हो गई थी। अहमदाबाद में किस वर्ष पहला कपड़ा मिल कारखाना खुला? तो अहमदाबाद में जो पहला कपड़ा मिल कारखाना खुला था वो फिलहाल 1861 में खुला था। अगले ही साल संयुक्त प्रांत स्थित कानपुर में भी एक कारखाना खुल गया। सूती कपड़ा मिलों की बढ़ती संख्या के कारण मजदूरों की मांग भी बढ़ने लगी। हजारों गरीब काश्तकार, दस्तकार और खेतिहर कामगार कारखानों में काम करने लगे, शहरों की तरफ जाने लगे थे। अगला प्रश्न हमारा है, 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ का नेतृत्व किसने किया? तो लखनऊ का नेतृत्व जो किया था बेगम हजरत महल ने किया था, जो वाजिद अली शाह की पत्नी थी। ठीक, और रानी लक्ष्मीबाई झांसी से कर रही थी। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित 2 कथन है जिनमें से एक को कथन है और दूसरे को कारण कहा गया। खोंड समुदाय के लोग अपनी कीमती वन उत्पादों के बदले जरूरत की चीज़ें ले जाते थे। अगला दिया हुआ कारण, जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल ए ऑप्शन होगा। कथन और कारण दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हवाई जहाज, रुको इधर देखते हैं, ये 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप में निजी स्वामित्व में दासों की संख्या कितनी थी? तो इसका जो राइट आंसर है 36,774 थी। ठीक, डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे। वहां पर दास व्यापार शुरू हो गया था तथा लोगों को बंधक बनाकर जंजीरों में बांधकर दास बाजारों में बेचे जाने लगा था। 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप में निजी स्वामित्व में दासों की संख्या 36,774 थी। पहले दास प्रथा चालू थी ना। किस वर्ष भारतीय रियासत अवध का सहायक संधि हुई? तो ये है जो सहायक संधि 1801 में हुई। भारतीय रियासत अवध पर गवर्नर जनरल रिचर्ड वेलेजली 1798 से 1805 में इनका शासन था, ने सहायक संधि थोप दी थी क्योंकि अवध के नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। अगला प्रश्न हमारा है, शाही, एक मिनट और बड़ा कर लें, शाही भारतीय नौसेना ने किस वर्ष विद्रोह किया? तो शाही भारतीय नौसेना ने 1946 में विद्रोह किया था। इस विद्रोह को दबाने के लिए भारत की औपनिवेशिक सरकार ने विभिन्न बंदरगाहों जैसे बम्बई है, कराची, विशाखापट्टनम आदि स्थानों पर नौसेना के सिपाहियों को गिरफ्तार किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन ग्रेट लेक्स में शामिल नहीं है?
जो महान झीलें हैं उनमें शामिल नहीं है, तो सुपीरियर है, ह्यूरन है, मिशिगन है, फिर ग्रेट बियर जो है ये इसमें शामिल नहीं है। इसमें 5 झीलें आती हैं जिनके नाम हम बता दें आपको, तो सुपीरियर है, ह्यूरन है, मिशिगन है, ईरी है और ओंटारियो है, ठीक। जबकि ग्रेट बियर इसमें शामिल नहीं। इन 5 झीलों में से सुपीरियर झील सबसे बड़ी है, जो मीठे पानी की झील है, ठीक, और जो अन्य की तुलना में उच्च और ऊर्ध्व प्रवाह पर स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित फसलों में कौन रोपण फसल है? रोपण मतलब जिसमें वो चढ़ाई जाती है ना, मिट्टी चढ़ाई, तो चाय है, कहवा है, केला है, उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर फिलहाल सभी है, चाय, कहवा और केला है, सभी में रोपण का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन से हैं? सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा या उपरोक्त में से सभी। तो ऊर्जा के गैर परंपरागत के अंतर्गत ये तीनों प्रकार के जो स्रोत हैं आते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी है? तांबे का अग्रणी जो देश है वो फिलहाल चिली है, इसमें बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और चिली के बाद पेरू है, चीन तथा कांगो, ये सब भंडारण में ऊपर हैं। चिली, ऑस्ट्रेलिया, पेरू, रूस, मैक्सिको तथा यूएसए इत्यादि इसमें और देश शामिल भी हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? रक्षक मेखला, मल्चिंग, वेदिका कृषि या इनमें से कोई नहीं। तो जो वेदिका कृषि है यह इसमें से उपयुक्त है। वेदिका कृषि चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इससे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। यह विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को होता है। यह विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न हमारा है, इसमें विचार करना है। तो प्रेरी घास के मैदान कहाँ पे हैं? तो प्रेरी जो है वो फिलहाल उत्तरी अमेरिका है। सवाना जो है, सवाना की बात करें तो इसमें पूछा क्या है, एक मिनट, इनमें से विचार करें और नीचे दिए गए कोट में सही सुमेलित विकल्प का चयन करें, ठीक। तो प्रेरी जो है उत्तरी अमेरिका दिया हुआ है, सवाना जो है पूर्वी अफ्रीका, विल्ड जो है दक्षिण अमेरिका और डाउन्स है मध्य एशिया। तो डाउन्स जो है फिलहाल ये ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और विल्ड जो है दक्षिणी अमेरिका में नहीं पाया जाता है। विल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक, दक्षिण अफ्रीका में। और सवाना जो है वो पूर्वी अफ्रीका, ये तो सही है। और प्रेरी जो है ये उत्तरी अमेरिका, ये भी सही है। तो इसका जो सही पूछा है फिलहाल इसका राइट आंसर होगा बी, 1 और 2। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित गर्म जलधाराएं ठंडी जलधाराओं का सुमेल करना है। तो सही सुमेलित करना है। तो ब्राज़ीलियन धारा जो है ये गर्म धारा है, ना कि ठंडी धारा, ठीक। वेनेजुएला जो धारा है ये है ठंडी धारा, ये तो सही है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा जो है वो है ठंडी धारा, ये गर्म धारा नहीं है। किर्गिस्तान की धारा जो है वो है गर्म धारा, ये सही है। और हम्बोल्ट की धारा जो है ये है ठंडी धारा, ये भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फिलहाल बी ऑप्शन होगा, 2 और 4, ठीक। अगला प्रश्न हमारा है, हवाई जहाज वायुमंडल के किस परत में उड़ते हैं? तो मैंने कई बार बताया, हवाई जहाज जो वायुमंडल में समताप मंडलों में उड़ते हैं। सब माने बराबर, जहाँ पे बराबर ताप हो, ना तो ठंडी ज़्यादा ना गर्मी ज़्यादा, बस नॉर्मल होता है, वहीं पे जहाज उड़ाए जाते हैं। चाप झील कहाँ पाई जाती है? तो चाप झील जो है नदी घाटी में पाई जाती है। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? तो पृथ्वी की सबसे पतली परत जो है पर्पटी होती है। अगला प्रश्न हमारा, पाक जल संधि कहाँ है? तो पाक जल संधि जो भारत और श्रीलंका के बीच का है एरिया, उसे कहते हैं पाक जल संधि। अगला प्रश्न हमारा है, वायुमंडल की विभिन्न परतों को ऊपर से नीचे क्रम में अव्यवस्थित कीजिए। तो पहला कौन सा है? ऊपर से नीचे करना है, ठीक। तो शुरू करते हैं इसमें। पहला ऊपर पड़ेगा बहिर्मंडल, कहाँ गया, ये है, 1 नंबर पे आएगा ऊपर से नीचे, ठीक। उसके बाद आएगा आयन मंडल, कहाँ गया, ये है, 2 नंबर पे लगेगा। उसके बाद आता है मध्य मंडल, ये आएगा 3 नंबर पे। मध्य मंडल के बाद समताप मंडल आएगा 4 पे और फिर आएगा लास्ट में नीचे 5, ये है
क्षोभ मंडल। ठीक, तो इसका जो सही जवाब निकलेगा वो निकलेगा आपका सी ऑप्शन ये। अगला प्रश्न हमारा है, किस यमोत्तर को प्रमुख यमोत्तर कहते हैं? 0 अंश देशांतर, 0 अंश अक्षांश, 180 अंश देशांतर या 90 अंश देशांतर। तो प्रमुख यमोत्तर की बात करें तो 0 अंश देशांतर को कहते हैं। आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? 4 आंतरिक होते हैं, 4 बाह्य होते हैं, तो आंतरिक ग्रह के अंतर्गत शुक्र ग्रह आता है। ठीक, आंतरिक ग्रहों की संख्या 4 होती है। ये चट्टानों से मिलकर बने होते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह जो गैसीय ग्रह होते हैं। इसमें 41 नंबर में आपको डी लगाना है, तो उपरोक्त में से सभी दिए हुए हैं। ठीक, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल सब होंगे। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश, तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम जो आबादी फिलहाल इंडोनेशिया में पाई जाती है। अफ्रीका महाद्वीप में नाइजीरिया, नाइजर, मिस्र में भी मुस्लिम आबादी की बहुलता है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में कौन परिवहन साधन सबसे अधिक उपयोग आता है? वायु परिवहन, जल परिवहन, सड़क परिवहन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही जवाब है, सड़क परिवहन सबसे ज़्यादा उपयोग में आता है। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन सा लौह इस्पात उत्पादक केंद्र सेल के अंतर्गत नहीं है? दुर्गापुर, बोकारो, भिलाई या बर्नपुर। तो बर्नपुर जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन समूह रबी की फसलों से संबंधित है? तो रबी की फसल में जो आता है गेहूँ आता है और मटर आती है। ठीक, अगला प्रश्न है, रोडोनाइट किस खनिज का इसका है? तो रोडोनाइट जो है वो फिलहाल है मैग्नीज का होता है ये। आगे हमारा प्रश्न है, समुच्च रेखी खेती करना किसका उपाय है? जल प्रदूषण को रोकने का, मृदा अपरदन को रोकने का, जल संकट को दूर करने का, भूमि की उर्वरता घटाने का। तो ये फिलहाल मृदा अपरदन को रोकने का घटक होता है। जलवाष्प का जल रूप में बदलने की क्रिया कहलाती है, ये कहलाती है संघनन। ठीक, मुंबई किस सागर के किनारे है? तो मुंबई जो है फिलहाल अरब सागर के किनारे है ये। हिंद महासागर के नीचे तमिलनाडु आता है। अगला प्रश्न हमारा है, चट्टानों के रूपांतरण में किसका योगदान होता है? तापमान, दबाव, रासायनिक द्रव्य, उपरोक्त में से सभी। तो इसमें सभी का उपयोग होता है। ककोलत प्रसिद्ध है ठंडे जल के लिए, गर्म जल के लिए, मंदिरों के लिए, घाटों के लिए। तो ककोलत जो है वो फिलहाल ठंडे जल के लिए प्रसिद्ध है। नवादा जिला में ककोलत जलप्रपात अपने ठंडे जल के लिए प्रसिद्ध है। यह एक प्राकृतिक मनोरम स्थल है, नवादा है वहाँ पे बिहार में। जिस मानचित्र में पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि उपयोग दर्शाए जाते हैं उसे कहते हैं थीमैटिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक या उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर है भौतिक मानचित्र होते हैं। सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो सबसे बड़ा दिन जो होता है वो सबको पता है 21 जून को होता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा में लंबवत चमकता है, जिस कारण से उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे छोटी रात भी होती है, तथा इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में इसी दिन सबसे लंबी रात एवं सबसे छोटा दिन होता है। 22 सितंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, जिस कारण इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में इसी दिन सबसे बड़ी रात एवं सबसे छोटा दिन होगा। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय स्तर के मीडिया के द्वारा स्थानीय मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसके कारण स्थानीय समाचार माध्यम तेजी से बढ़ रहे हैं। संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिया हुआ है, खबर लहरिया नामक स्थानीय समाचार पत्र उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से निकलता है। इसे 10 दलित महिलाओं के द्वारा हर 15 दिन पर निकाला जाता है। इसकी भाषा अवधि है। इस समाचार में दलितों से संबंधित विषयों, स्त्रियों के प्रति हिंसा और राजनैतिक भ्रष्टाचार के संबंध में दर्शाया गया है। तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल वो होगा बी ऑप्शन। 2 और 3 इसके असत्य कथन हैं। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है 54 के बाद 55 नंबर है, समाज में महिलाओं के प्रति अनेक रूढ़िवादी धारणाएं प्रचलित हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती हैं क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं। अगला है,
ऐसा माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की ज़रूरत होती है, इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर करने में सहयोग नहीं मिलता है। अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी के मुख्य लक्ष्य मान लें। अगला दिया हुआ है, भारत में 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती, फिर भी उनको किसान नहीं माना जाता है, बल्कि पुरुषों को ही किसान समझा जाता था। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो इसमें सही कथन ही आपको बताना है। तो सही कथन हम बता दें, इसका होगा डी ऑप्शन। कहाँ गया? सभी कथन इसके सही हैं। अगला प्रश्न हमारा है, केरल राज्य के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किए गए प्रयासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। 1996 में केरल राज्य ने कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया। ठीक। अगला दिया हुआ है, इससे गाँवों के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था करना संभव हो सका। तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल होगा सभी डी ऑप्शन, ना तो एक और ना तो दो। अगला प्रश्न है हमारा 57 नंबर, भारतीय संविधान में उल्लिखित समानता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग और जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बात सही है। संविधान की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है, वह चाहे राष्ट्रपति हो या देश का आम आदमी। सही है। प्रत्येक व्यक्ति सभी सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, जैसे होटल, दुकान, बाजार। ये भी सही है। भारतीय संविधान में अस्पष्टता उन्मूलन कर दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर फिलहाल होगा डी ऑप्शन। इसमें पूछा कि असत्य कथन पूछा है, तो कथन इसमें गलत कोई भी नहीं है, सभी सही ना। अगला प्रश्न हमारा है, भोपाल में दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिकी त्रासदी हुई। भोपाल गैस त्रासदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। तो भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकी कंपनी का कारखाना था, जिसमें कीटनाशक बनाए जाते थे। अगला दिया हुआ है, आप 2 दिसंबर 1984 की रात 2 बजे यूनियन कार्बाइड के इसी संयंत्र से मिथाइल साइनाइड मिक गैस रिसने लगी। 3 दिन के भीतर 8000 से ज़्यादा लोग मर गए। बाप रे बाप। और इसमें सही कथन नहीं है, गलत पूछा है। तो गलत की बात करें तो इसका होगा केवल दूसरा। 3 दिन के भीतर 8000 से ज़्यादा लोग मर गए। इसके बाद शुरू हुई कानूनी लड़ाई में पीड़ितों की ओर से सरकार ने यूनियन कार्बाइड के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर किया। 1985 में सरकार ने $3 अरब का मुआवजा मांगा था, लेकिन 1989 में केवल $47 करोड़ के मुआवजे पर अपनी सहमति दी। तो इसमें मिथाइल क्या दिया था? इसमें मिथाइल साइनाइड नहीं, मिथाइल आइसोसाइनाइड था इसमें। अगला प्रश्न है हमारा, दीवानी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक। इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। उदाहरण के लिए जमीन की बिक्री, चीज़ों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित विवाद। अगला दिया हुआ है, इसमें प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो गलत के बारे में बात करनी है, तो गलत इसमें जो है फिलहाल इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। कहाँ गया डी? ना तो एक और ना तो दो। अगला है, धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार को। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की छूट देता है। अगला है, भारतीय संविधान ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग नहीं रखा है। फिर दिया हुआ, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 15 धर्म के आधार पर विभेद से रोकता है। और इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब गलत है? तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल बी होगा, केवल दूसरा। दूसरा क्या है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता जो दिया हुआ है, ये ऑप्शन इसका गलत है।
अनुच्छेद 15 में धर्म के आधार विभेद रोका है। ये सॉरी, इसका 2 बी ऑप्शन दिया ना, तो ये वाला इसका होगा। भारतीय संविधान ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग नहीं रखा, ये वाला। राजद्रोह एक्ट कब पारित हुआ? 1970, 1870, 1875 या 1975? तो राजद्रोह जो है ये फिलहाल 1870 में होता, बी ऑप्शन। राजद्रोह एक्ट अंग्रेजी शासन के मनमाने की मिसाल थी। इसके अंतर्गत राजद्रोह की परिभाषा बहुत व्यापक थी। इसके मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता था तो उससे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता था। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता? तो ये होता है उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। ठीक। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा की अध्यक्षता जो है वो फिलहाल करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है इसका। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा 63 के बाद 64 नंबर, कूट मिलाना है। जगजीवन राम क्या थे? सरदार वल्लभ भाई क्या थे? ये सब दिया हुआ है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल तो फिलहाल वो प्रधानमंत्री थे। राजकुमारी अमृत कौर का संबंध हम बता दें तो ये थी स्वास्थ्य मंत्री तब। और जान मथाई जो थे ये थे खाद्य एवं कृषि मंत्री, और जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल ए ऑप्शन होगा, 2, 1, 3, 4। ठीक। अगला प्रश्न हमारा है सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार संविधान के किस भाग में शामिल हैं? तो ये फिलहाल मौलिक अधिकार का हिस्सा है। इसका राइट आंसर ए होगा। संघ या सभा या संघ का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो इसका जो भाग है मौलिक अधिकार से संबंधित है ये। अगला प्रश्न हमारा कथन और कारण दिया हुआ है। राज्य के नीति निर्देशकता संविधान का एक भाग है। ठीक है ना। यह सामाजिक आर्थिक सुधार सुनिश्चित करता है। तो इसका राइट आंसर फिलहाल ए होगा, सही है। और दोनों कारण और कथन निष्कर्ष सही देते हैं। भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं? तो भारतीय संविधान के जनक भीमराव अम्बेडकर, सभी को पता है इसमें। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा लोकतंत्र में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। संचार माध्यमों से देश व सरकार के बारे में सूचनाएं प्राप्त होती है। ये बात सही है बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर फिलहाल यही होगा, कथन और कारण दोनों इसके सही हैं। अगला प्रश्न हमारा है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कार्य के स्थान पर और शैक्षिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से सुरक्षा देने हेतु जारी किए गए दिशा निर्देशों को क्या कहा जाता है? विशाखा गाइडलाइन, केशवानंद भारतीवाद, पास्को एक्ट या संपूर्णानंद मार्गदर्शन? तो इसका जो राइट आंसर है विशाखा गाइडलाइन इसे बोलते हैं। अगला है कथन कारण दिया विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। विधायक जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, दोनों इसका सही होगा। अगला प्रश्न है नागरिक अधिकार अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें दिया है यह अधिनियम 1964 में अधिनियमित हुआ। यह अमेरिका में लागू हुआ। इस अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध किया। यह जर्मनी में पारित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल होगा सी ऑप्शन होगा, 1, 2, 3 सही है इसके। ठीक। जर्मनी में नहीं हुआ था। 73 नंबर है ग्राम पंचायत की गठन तथा कार्यवाहियों से संबंधित कथन। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 वर्ष के लिए करते हैं। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में बटी होती है तथा प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधित्व चुनता। सही बात है। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। और दिया है 4था नंबर ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने के कार्य सचिव का होता है। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल सभी आंसर इसके सही हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारत के धार्मिक विविधता के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। ठीक। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी रहते हैं। भारत में हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या सर्वाधिक है। अगला दिया हुआ है भारत का दूसरा बड़ा धार्मिक समुदाय मुस्लिम है। इसका राइट आंसर फिलहाल बी ऑप्शन है, सही सभी है। सामान्यतः नगर निकाय चुनाव कितने वर्ष पर आयोजित होता है?
तो नगर निकाय जो होता है वो फिलहाल होता है 5 वर्ष पर। ठीक। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम कब बना? तो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम जो है ये बना था फिलहाल 1956 में बना था, जबकि संशोधन 2005 में किया गया। 5 सितंबर 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद 9 सितंबर 2005 को लागू हुआ, तभी से इसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 कहा जाने लगा। अगला दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा पर नियंत्रण रखती है, ग्राम सभा ग्राम पंचायत पर नियंत्रण रखती है, ग्राम पंचायत जनता के लिए प्रति जवाबदेह है, ग्राम सभा पंचायत के कार्यों को स्वीकृति देती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल बी होगा। 2, 3 और 4 इसका सही जवाब है। लोकतंत्र के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। तो लोकसभा में सरकार का चयन जनता चुनाव के माध्यम से करती है। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों पर का आधार बताना होता है। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार नहीं बताना होता। लोकतंत्र में राजा के पास संपूर्ण शक्ति होती है। तो लोकतंत्र में तो संपूर्ण शक्ति जनता के हाथ में होती है। इसका तो ये डी ऑप्शन जो चौथा है तो गलत होगा। फिलहाल इसका राइट आंसर जो है बी ऑप्शन होगा। 1, 2 और 2 सही है। ठीक। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय राष्ट्रीय गान जनगण मन किसकी रचना? तो जनगण मन जो है रविंद्रनाथ टैगोर की है। जाहिर सी बात है यही। पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। पश्मीना ऊन कहाँ से प्राप्त होता है? पश्मीना जो बकरी होती है इससे प्राप्त होता है। लद्दाख के लोग इस एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिसे पश्मीना ऊन प्राप्त होता है, जो बहुत कीमती है। इसीलिए पश्मीना शाल काफ़ी महंगी होती है और ऊन को काफ़ी सावधानी से इकट्ठा किया जाता है। यह कश्मीर में पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। तो ये था हमारा सामाजिक विषय का 80 प्रश्नों का सीरीज, जो बिहार शिक्षक भर्ती Tier 3 जो लगा उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय। थैंक्स क्लास देखने के लिए। अगली क्लास हमारी सुबह कल करंट अफेयर की होगी, उसके बाद यही सेट फिर पड़ेगा। बाय तब तक के लिए।